प्यारे बच्चों, शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ पल केमिस्ट्री के, यही सोचकर मैं आपके साथ आया हूं, आपके साथ गुजार लूं। मेरे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कंपैरिजन हमारे लास्ट क्लास का डिस्कशन था। हमारा जब डिस्कशन आगे बढ़ा तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करना दुनिया का सबसे आसान काम है और ऑर्डर डिसाइड करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन हमारा काम तो बिना ऑर्डर को जाने चलेगा नहीं। हमारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हमको ऑर्डर चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि टीचर आपको बताएगा। लेकिन ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में ऐसा तो होगा नहीं कि बोल देंगे भैया ऑर्डर 1 है, 2 है, लो मौज कर लो। ऐसा नहीं होगा। वो आपको ऑर्डर को डिसाइड करने के इनडायरेक्ट मीन्स देंगे। अभी आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उनको यूज करना आना चाहिए। तो मैं आज आपको ऑर्डर को डिसाइड करने के 2 मेथड्स बताऊंगा। चलिए उसको हम देखते हैं। मेरे बच्चों, ऑर्डर को डिसाइड करने के 2 मेथड्स हैं। पहला रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन मेथड और दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड। पहले हम लोग रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन मेथड पे बात करेंगे। रेट लॉ मेथड में ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए कुछ शब्द हैं जो हमको आने चाहिए, हमको आना बहुत जरूरी है। उन शब्दों को पहले मैं 1 बाय 1 आपके सामने रखूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब आप केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलना है, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे थे और आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलना था, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे थे और आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलना था, तो इन तीनों चैप्टर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक ही मतलब होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को हम कैपिटल सी या स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इफ आई हैव टू राइट कंसंट्रेशन ऑफ सम एलिमेंट x, दैट आई विल राइट Cx और स्क्वायर ब्रैकेट में x। दोनों कंसंट्रेशन ऑफ x है। आप अपनी ओर से जानते हैं मेरे बच्चों कि कंसंट्रेशन की बहुत सी यूनिट्स होती हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर, ppm, ppb एटसेट्रा। लेकिन यहां पे कंसंट्रेशन की सिर्फ एक यूनिट यूज होगी और वो है मोलैरिटी। जिसे कैपिटल एम या मोल पर लीटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने बचपन से लेके आज तक। तो मेरे बच्चों, इस चैप्टर में अगर कहीं पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह दिया गया तो उसका सीधा सा मतलब है मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है। मेरे बच्चों, अगर वो सब्सटेंस गैसियस है, अमाउंट ऑफ x, if the physical state of object is gaseous, then you can also express it as px, p for partial pressure, x for x का partial pressure। यानी आप अमाउंट को cx या px दो तरीके से दिखा सकते हैं और cx को स्क्वायर ब्रैकेट x भी बोल सकते हैं। इस समय की यूनिट एनी यूनिट ऑफ प्रेशर होगी। इस समय की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की कोई भी यूनिट होगी। लेकिन यहां पे मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन के समय फिक्स है मोल पर लीटर, प्रेशर के समय एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, जो भी प्रेशर की यूनिट क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है।
तो मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी सिर्फ एक बात बताई कि इस चैप्टर में अगर कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलेगा तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक ही मतलब होगा, कंसंट्रेशन या प्रेशर। अब मैं आपको एक नए शब्द की ओर लेके चल रहा हूं, एक्टिव मास। मेरे बच्चों, अगर मैंने आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में x लिख दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट में x का मतलब आप क्या जानेंगे कि तो सर अभी आपने तो बताया कंसंट्रेशन ऑफ x। अच्छा, अगर मैं इसकी पावर सम a बना दूं, अब ये क्या है? अच्छा सर, पहले आप ये बताइए कि ये a आया कहां से? a कहां से आया? जवाब है पता नहीं। सवाल है ए कहां से आया और मास्टर जी कह रहे हैं पता नहीं। हाँ डियर, पता नहीं, पता ही नहीं है, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। बस ए एक नंबर है जो एक्स के सर पे बैठा है और ये ए को लेते हुए जो पूरी कंसंट्रेशन है यही है एक्टिव मास। तो सर ये कौन सी पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं? आप एक्टिव मास समझाने चले, मोलर कंसंट्रेशन पहले पढ़ाए थे और अब आप कह रहे हैं आपको ये पता नहीं हो, पावर लगा दिए उसकी। रिलैक्स, वेट करो, आएगा सब कुछ। पहले फोकस करो कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। पहले अपने आप को समझाओ कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। तो है क्या? मोलर कंसंट्रेशन की मूड़ी पे एक पावर बैठा देंगे, एक नंबर बैठा देंगे जो अभी कहां से आया है हमको नहीं पता है, फिर भी उसको लेते हुए जो टोटल क्वांटिटी है वही है हमारा एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर सम नंबर। अच्छा सर, चलिए आपने नहीं बताया ए कहां से आया, ए की वैल्यू क्या होगी? कोई भी रियल नंबर। ये सर रियल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 √2 √3 √4 0.5 0.7 0.8 1/2 1/7 1/9। अरे सर इतने नंबर क्यों बोलना है? बिकॉज ये कोई भी नंबर है। तो सर ये हमारे किस काम का है? उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन की पावर दुनिया का कोई भी एक नंबर है। अभी सिर्फ इतना सुन लो। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना माइंड में कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन से कुछ ज्यादा है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन पे तो कोई पावर नहीं थी और इस पे पावर है। इसका मतलब एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए सर, इतना तो बता दिया आपने, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि एक्टिव मास है क्या? ए भैया, एक्टिव मास एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग मास है। एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग मास किसी केमिकल रिएक्शन में रियल टाइम में प्रैक्टिकली हिस्सा लेने वाला मास है। सर क्या कहे, समझ में नहीं आया। चलो सर समझाते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। क्या ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? हाँ सर, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। दिख रहा है? हाँ सर, ये दिख रहा है। मेरे बच्चों बताओ, इस रिएक्शन में कै N2 पार्ट कर रहे हैं? सर 1। कै H2 पार्ट कर रहे हैं? सर 3। मतलब रिएक्शन में कै N2 कै H2 से रिएक्ट करेगा? सर पता नहीं। क्यों नहीं पता? ये 1 और 3 तो लिखा है। सर ये 1 और 3 कै रिएक्ट कर रहे हैं नहीं बताता सर। तो क्या बताता है? ये बताता है कि अमोनिया के फार्मूले में 1 N पर 3 H लगता है, यानी 1:3 का रेशियो। तो बैलेंसी के हिसाब से 1 और 3 का नंबर तो वहां से आ रहा है ना। मतलब यहां पे कै N2 कै H2 लिखेंगे, ये अमोनिया का फार्मूला तय करता है। तो क्या सर, फिर आप क्या पूछ रहे हैं? सर पूछ रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हुई तो कै N2 कै H2 से रिएक्ट किया। सर वो हम कैसे जानेंगे? वो तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो वही तो शुरू से बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल है। कै N2 कै H2 से रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये डेफिनेट है कि N2 और H2 का कोई ना कोई नंबर है जो रिएक्ट करेगा। एक्चुअली मेरे बच्चों, इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में टकराना जरूरी है।
दो रिएक्टेंट टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल है कि टकराने के लिए क्या लोग चाहिए? सर जी 2 लोग चाहिए। ठीक, अब इसी थ्योरी में कहा गया है कि टकराते समय जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक डेफिनिट इफेक्टिव साइज होना चाहिए, एक डेफिनिट इफेक्टिव साइज। अब जैसे इस रिएक्शन में आपको दिख तो रहा है कि एक N2 से 3 H2 रिएक्ट कर रहा है, पर हो सकता है कि जब एक्चुअल रिएक्शन हो रही हो तो एक N2 पे 17 H2 लग रहे हो। 17 पर सर यहां तो 3 है। फिर मैंने कहा ना, H2 का मॉलिक्यूलर साइज N2 की तुलना में बहुत जरूर छोटा है। अब H2 को N2 से टकराना तो उसको अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के N2 से टकरा पाएगा। तो साइज को बड़ा करने के चक्कर में वो अपने क्लब को बड़ा करेगा। तो टकराते समय क्या H2 है? 13 ना। तो अब 13 से मतलब रखो मेरे बच्चों, यही तो एक्टिव मास है ना, एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग मास, जिसके बारे में हम ओरल पढ़ करके नहीं जान सकते, लेकिन ये जरूर जान सकते हैं ये नंबर रिएक्शन में लिखे नंबर से लेना देना इसका नहीं होता। कभी ये रिएक्शन के नंबर के बराबर होता है, कभी ये रिएक्शन से ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी निगेटिव होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। अब घट रहा तो वहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, उसके एक्टिव मास को लिखते समय पावर निगेटिव जाएगी। इसलिए आप इसका बहुत टेंशन ना लें, अपने रिलैक्स माइंड को समझाएं कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन से अलग शब्द है। एक्टिव मास एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग मास है। एक्टिव मास रिएक्टेंट का वो नंबर ऑफ पार्टिकल है जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के टकराते समय एक्चुअली एक्ट अपॉन होता है। और इसको जानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। फाइनल हो गया मेरे बच्चों को। क्या मैं अपने बच्चों को एक्टिव मास सिखा पाया कि नहीं? मोलर कंसंट्रेशन सीख गए, एक्टिव मास सीख गए, हाँ या नहीं? मेरे बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वर्चुअल रिएक्शन है मेरे बच्चों। AA plus BB gives प्रोडक्ट। मेरे बच्चों, आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें कैपिटल A और B ये रिएक्टेंट्स है, और ये जो स्मॉल a और b है इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब इनके नंबर ऑफ पार्टिकल है जो इनके कारण टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे। कैपिटल A B रिएक्टेंट्स है, स्मॉल a b स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। डन। मेरे बच्चों, अब मैं आपके सामने एक लॉ रखने जा रहा हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज डायरेक्टली proportional to its own active mass। मेरे बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल ए, सिंबल में से माइनस DCA बाई dt बोलते हैं मेरे बच्चों। ये प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ब्रैकेट में a की पावर x। अब मेरे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक्टिव मास के। ये है पूरा एक्टिव मास, इस गोले के ऊपर पावर 1 है। अब ये x पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी नंबर हो, x दुनिया का कोई भी नंबर है, उससे मेरे स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x एक्टिव मास का हिस्सा है। अगर यही मैं मोलर कंसंट्रेशन कहता तब मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, तब कभी डायरेक्टली होता तो कभी इनवर्सली। जैसे x की वैल्यू निगेटिव लेते और एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन होता तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। इसलिए एक्टिव मास हमारा कंसंट्रेशन अलॉन्ग विथ पावर है, और पावर के तौर पे दुनिया का कोई भी नंबर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चों, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B, सिंबल में माइनस DCB बाई DT, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ब्रैकेट में B की पावर Y। मेरे बच्चों, x, y एनी नंबर हैं, इनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी ओर से इनको जान नहीं सकते हैं। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे
फाइनल स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैपिटल आर is directly proportional to active masses of its all components। मेरे बच्चों, कैपिटल आर बराबर कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स यानी एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी की पावर वाई यानी एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट हुआ। अब बाकी तो आप मैथमेटिक्स जानते ही हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई आता है। ये आपका रेट लॉ है या इसी को रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। मेरे बच्चों, आपके सामने जो मैंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ पावर एक्स है और यहाँ पे पावर वाई है। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने मैंने रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। अब बच्चों, आपको हम इस रेट लॉ से रिलेटेड कुछ बातें और बताते हैं। आपके सामने जो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें जो के आया है, के को क्या बोलते हैं? के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे बच्चों? यूनिट ऑफ के अगर आपको निकालना है तो आप रेट लॉ का यूज करें। आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। इस इक्वेशन में आपके लिए आर की यूनिट मोलरिटी पर सेकंड है, के की यूनिट हमें निकालनी है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ के लिखूंगा। फिर यहाँ पे मोलरिटी की पावर एक्स, मोलरिटी की पावर वाई, मोलरिटी की पावर वाई। अब देखिए बच्चों, ये मोलरिटी पावर 1 सेकंड की पावर 1 बराबर यूनिट ऑफ के मोलरिटी की पावर x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x प्लस वाई बराबर सम स्मॉल n। तो मोलरिटी पावर 1 सेकंड पावर 1 बराबर यूनिट ऑफ के इंटू मोलरिटी पावर n। इसे इधर शिफ्ट कर दें तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोलरिटी पावर 1 सेकंड पावर 1 मोलरिटी पावर n। सॉल्व करेंगे, मोलरिटी पावर 1 माइनस n सेकंड की पावर माइनस 1। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टैब्लिश कर लिया और रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन दे दिया। अब हम लोग का यूनिट ऑफ के मोलरिटी पावर 1 माइनस n सेकंड की पावर -1 हो गया। मेरे बच्चों, अब जरा गौर से आप देखिएगा, आपको रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन नाम की एक चीज मिल गई कि नहीं मिल गई? आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यही रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन हमारा ऑर्डर डिसाइड करवाएगा। इसको हम लोग आपके सामने समझने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर का डिटर्मिनेशन। मेरे बच्चों, अभी आपने सामने बोर्ड पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो कुछ भी डिटेल में पढ़ा, मैंने उसको शॉर्टकट में एक बार फिर से लिख दिया कि एक रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, उसका रेट लॉ आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होगा। ये कहाँ से आया है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये हम टीचर्स क्वेश्चन पेपर की जिम्मेदारी है। आप तक कैसे पहुंचेगा अभी हम आपको बहुत से सवालों के थ्रू आपको इसके दर्शन कराएंगे। अब आप देखें, अगर आपको रेट लॉ मिल जाता है तो आप ऑर्डर को कैसे डिसाइड करेंगे। एक चीज मैं कहना भूल गया, फिर से बता दूं आपको कि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन का जो लॉ है मिस्टर गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था।
ऐसे ही ये शब्द टीचरों के द्वारा अब बहुत जगह यूज होता है, तो हमारे कान तक पहुंचा रहता है, तो हमको कंफर्टेबल रहता है। अब क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि रेट लॉ कहां से स्टैब्लिश हुआ है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर में रेट लॉ दिया, अब आप देखें एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये कह रहा है कि जब कैपिटल ए रिएक्शन कर रहा है तो ए के जो एक्चुअल एटम कोलाइड किए, एक्चुअली रिएक्शन किए, वो एक्स है। y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी है, और इनका जो सम है x प्लस वाई, वो क्या है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अगर आप याद करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी x प्लस वाई को स्मॉल n कहा था। कब? जब हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k डिफाइन कर रहे थे। यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k में जो n है असल में वो ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो अभी अगर हम एक्सप्लेन करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो जरा आप सुनिएगा। एक्सपोनेंट टू एनी कंपोनेंट इन रेट लॉ इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपोनेंट। दोबारा सुनेंगे, एक्सपोनेंट टू एनी कंपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। एक्सपोनेंट टू एनी कंपोनेंट इन रेट लॉ इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपोनेंट, एंड सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। यानी अगर आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर जानना है, किसी कंपोनेंट के लिए जानना है, तो रेट लॉ में उसकी पावर को देख लें। जैसे यहां पे आप ए के रिस्पेक्ट में बताना है तो ए की पावर को देख लें, बी के रिस्पेक्ट में बताना है तो बी की पावर को देख लें। और अगर आपको पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो आप क्या करें कि ऐड कर लें, सारे पावर्स को ऐड कर लें। जो सम ऑफ द पावर्स होगा वही ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों को ऑर्डर बता दिया फ्रॉम रेट लॉ। लेकिन बच्चों तब तक पढ़ाई समझ में नहीं आती है जब तक उसका एप्लीकेशन ना हो, और मैं अपने आप को मास्टर ऑफ क्वेश्चंस मानता हूँ। मेरी जो टीचिंग है वो क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आइए हम आपको सवालों के थ्रू महसूस कराएं कि कैसे ऑर्डर को जजमेंट किया जाएगा, कैसे सवाल लगेगा, और उसके एक्सट्रीम तक आपको पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे या मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। मेरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका रेट लॉ r बराबर के a की पावर 2 b की पावर 1 है। आपको मतलब नहीं है कहाँ से दिया हुआ है। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, आप चुपचाप 2 बता दीजिए। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, आप चुपचाप 1 बता दीजिए। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, आप चुपचाप 3 बता दीजिए, 2 + 1 को ऐड करके। अब यहीं पे एक और चीज पूछ सकता है, यूनिट ऑफ के। तो आपने पढ़ा है मोलैरिटी पावर 1 - n, सेकंड की पावर -1, जहां पे n क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस n की वैल्यू पुट कर लीजिए, m की पावर 1 - 3, सेकंड की पावर -1, m की पावर -2, सेकंड की पावर -1। इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के मिल गया। मेरे बच्चों अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उसके बाद ऑर्डर को डिटरमाइन करने का ये एक सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि मेरे क्वेश्चंस के थ्रू आप एनसीईआरटी के इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अभी मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा जो जो इस पे बेस्ड है। अभी आप देखिए, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन में मैंने कहा फाइंड यूनिट ऑफ के। आपको मालूम है ये इसका एक्सट्रीम है, यूनिट ऑफ के बिना ऑर्डर के निकल ही नहीं सकता, और ऑर्डर पूरा इंडिविजुअल ऑर्डर के बिना नहीं निकल सकता। यानी यूनिट ऑफ के पूछा है तो ऑर्डर तो बताना ही पड़ेगा। पहले एक नजर आप क्वेश्चन पे डालेंगे, एक रिएक्शन है a प्लस बी, उसके a और b रिएक्टेंट्स हैं। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल्ड। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल्ड,
कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, बी को नहीं चेंज कर रहे हैं और रेट डबल हो जा रहा है। फिर कहता है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड नाउ दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन्स कांस्टेंट। फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। आइए देखेंगे सवाल कैसे सॉल्व होगा मेरे बच्चों। बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेट लॉ R बराबर के A की पावर x B की पावर y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपका रेट लॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलें। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जा रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। तो A की जगह मैंने 2A लिख दिया और B कांस्टेंट है तो B को B ही रहने दिया। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे 2R बराबर 2 की पावर x के A की पावर x B की पावर y। मेरे बच्चों अगर किसी ब्रैकेट से कोई नंबर बाहर आता है तो अपने साथ अपनी पावर को लेके आता है। इस बात को आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूप में जानना चाहिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन से चलेंगे तो 4R बराबर के 1 की पावर x 2B की पावर y। अब 2 को फिर से बाहर करेंगे तो 4R बराबर 2 की पावर y के A की पावर x B की पावर y। ठीक है मेरे बच्चों, आपको ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 को आपस में सॉल्व करना है। क्या पाने के लिए? x और y की वैल्यू को पाने के लिए सॉल्व करना वैसे ही है जैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में करते थे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो 2R अपॉन R होगा 2 की पावर x के A की पावर x B की पावर y। यहाँ पे आएगा के A की पावर x B की पावर y। आइए बच्चों कट्टम कुट्टम खेल लिया जाए, सब कट पिट गया। 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x। नाउ सॉल्व करने पे x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपको इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है। 4R बराबर 2 की पावर 4R अपॉन R 2 की पावर y के A की पावर x B की पावर y अपॉन के A की पावर x B की पावर y। चलो फिर कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं बच्चों। 4 बराबर 2 की पावर y implies that 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y implies that y बराबर 2। लो मेरे बच्चों x और y आ गया, यानी ऑर्डर आ गया, यानी पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा हो उसको एक एक करके आप बता दीजिएगा। कैसे बता दीजिएगा? देखिए मेरे बच्चों, आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि रेट लॉ होगा हमारा R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A कितना आ गया? 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B 2 ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कितना आएगा? 1 + 2 बराबर 3। इसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों। यूनिट ऑफ k मोलरिटिक पावर 1 - n सेकंड की पावर -1 मोलरिटिक पावर 1 - 3 सेकंड पावर -1 मोलरिटिक पावर -2 सेकंड की पावर -1। तो इस तरीके से देखो मेरे बच्चों, तुम लोगों का यूनिट ऑफ k आ गया, लेकिन बिना ऑर्डर निकाले तो संभव नहीं था। तो अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन भी ऑर्डर पे बेस्ड था। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, वो और आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा। मेरे बच्चों अभी मैंने आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, ये उसी न्यूमेरिकल का एक और रूप है आपके सामने। वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज में था, उसका अंत था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इसका अंत है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। ये उससे भी एक घर आगे है, ये उससे भी एक घर आगे का सवाल है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या बिना यूनिट के निकालोगे? और आप यूनिट निकालोगे तो बिना ऑर्डर के निकाल पाओगे?
यानी घुला मिला है। उन्हीं क्वेश्चंस का ये एडवांस फॉर्म है। आइए देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट रेट लॉ आर बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, इन सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम 1 बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 में रख करके अपने लिए नई इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों, जरा देखिएगा। पहले हम एक्सपेरिमेंट 1 विद वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.1 की पावर x 0.2 की पावर y, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, मैं कहना भूल गया, जरा आपको दर्शन करा दूं कि कैसे पिछला क्वेश्चन है ये। पिछले क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या कहा, when rate of reaction is doubled, when concentration of A is doubled, B remains constant, and rate of reaction becomes 4 times when concentration of A remains constant and concentration of B is doubled। मतलब आप जब पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो देखिए ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, बी की नहीं, और रेट डबल हो रहा है। और जब आप 1 से 3 में जा रहे हैं तो बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, ए की नहीं, और रेट 4 टाइम्स जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए वही सवाल है। हाँ, तो हम सोल्यूशन पे आगे की ओर बढ़ेंगे। नाउ वी हैव गॉट 4 इक्वेशंस, आउट ऑफ विच हम 3 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 करें तो हमारा आएगा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 करें तो आएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y अपॉन के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, कट्टम कुट्टम 2 दूनी 4, के से के चला गया, 2 की पावर 1 बराबर 0.2 की पावर x अपॉन 0.1 की पावर x। आपको मालूम है पावर सेम होती है तो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं। 2 की पावर 1 बराबर 0.2 अपॉन 0.1, ब्रैकेट क्लोज, पावर x, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x इंप्लाइज दैट x बराबर 1। अब मेरे बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। अब आपका कैसे आएगा, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के अपॉन के 0.1 की पावर x अपॉन 0.1 की पावर y, x इंटू 0.2 की पावर y अपॉन 0.1 की पावर y। सॉल्व करेंगे, सब कट जाएगा मेरे बच्चों, 2 चौक 8 होता है, और यहाँ फिर से 4 बराबर 0.2 अपॉन 0.1 ब्रैकेट्स implies that 2 की पावर 2 बराबर 0.2 अपॉन 0.1 की पावर y, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y implies that y बराबर 2 आ गया। मेरे बच्चों x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोग क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 2 के पास वापस जाइएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 2 के पास वापस जाएंगे तो देखिए आपको क्या तमाशा देखने को मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2 था आपका। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 0.1 की पावर 1 0.1 की पावर 2, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बराबर के 10 टू पावर माइनस 3, कट जाएगा, k बराबर 2 आ गया मेरे बच्चों। यूनिट क्या होगी,
मोनोलिटिक पावर -2, सेकंड की पावर -1, आपका आंसर आ गया। मेरे बच्चों, मैं एक सेपरेट क्लास न्यूमेरिकल्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की चलाऊंगा, जहां पे एक एक क्वेश्चन आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद वो आपके लिए कितना इजी हो जाता है। कुछ पल केमिस्ट्री के मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद एपिसोड नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।